ये जब राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात आती है तो जैसा कि आपने कहा कि मूल निवासी समाज के नेतागण उधर प्रभावित होकर भागते हैं। नेता से पहले मूल निवासी लोग भागते हैं, जनता भागती है, भाग रही है पिछले 74 साल से। नेता तो मूल निवासी वर्ग के जो हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने संगठन बना के उनको जागरूक करने में लगे हुए हैं। फिर पता चला कहीं राजनीतिक उनको फायदा नजर आया तो बीजेपी में मिल गए, कांग्रेस में मिल गए, सत्ता का सुख भोग रहे। लेकिन अगर मूल निवासी लोग या मूल निवासी समाज के लोग अगर उसके पीछे न भागते तो अगर भारत की जनसंख्या की जनगणना के मुताबिक अगर 85% की आबादी है एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज की, तो आजादी से लेकर के आज तक तो अगर लोकतंत्र की बात की जाए, जनसंख्या बल की बात की जाए तो सरकारें तो मूल निवासी समाज की ही होनी चाहिए थी। तो जितना दोष मूल निवासी नेताओं का है उतना ही दोष मूल निवासी समाज के लोगों का भी है, जो कि धर्म के नाम पर इस तरह से जो है अंधे हो गए हैं। अफीम इस तरह से चटा दी गई है कि जब तक वो धर्म का चोला नहीं उतारेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि आपने इसका समाधान मुझसे पूछा कि इसका क्या समाधान किया जाए, इसका कोई समाधान नहीं है। वो धर्म की अफीम चटाते रहेंगे, ये उसके पीछे पगलाए भागते रहेंगे। वो धर्म की अफीम चटाना बंद नहीं करेंगे और हम धर्म की अफीम को सेवन करना बंद नहीं करेंगे। ये तो उनका यही काम है। वो धर्म की अफीम चटाएंगे। अदरवाइज अगर मूल निवासी समाज की कमी न होती तो आजादी से लेकर अब तक 85% आबादी लेके क्या कर रहे हो आप? सरकारें तो आपकी होनी चाहिए थी, लेकिन कभी आपकी सरकारें नहीं बनी केंद्र में। तो मूल निवासी समाज को पीछे मुड़ करके देखना होगा कि हम उनके धर्म के झांसे में कब तक आते रहेंगे। अब तक तो आप झांसे पर आते रहे और आगे आने वाले समय में भी मेरा अपना जो है अनुभव कह रहा है, जैसा कि हमने फील्ड वर्क में गए, जैसा कि लोगों से बातचीत हुई, अपने वर्ग के लोगों से बातचीत हुई, तो बातचीत में तो जैसे कि मान लो कि जैसे कि पानी है और पानी में कंकड़ फेंक दिया हमने, कंकड़ फेंक दिया तो थोड़ी हलचल तो हुई। हलचल होने के बाद फिर पता चला कि हलचल थम गई और फिर वही हलचल, मतलब कि थोड़ा सा जागरूकता कि हाँ बहुत अच्छा कह रहे हैं आप और बड़ी हमारी फिक्र करते हैं और आपने तो मूल निवासियों को जगा दिया और हमारे अधिकारों को बता दिया। और बाद में जब तक कंकड़ है तो उसमें हलचल है, जैसे ही वो हलचल खत्म हुई सब शांत हो गया, फिर से पता चला कि वही कर रहे हैं, कांवड़ ढो रहे हैं और जाकर के मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ दलितों को प्रवेश नहीं है, फिर भी वहां जाके रहेंगे। अगर वहां पता चला कि जो है पुष्कर में जो है राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया जाएगा, फिर भी जाके सीढ़ी पर ही माथा करके चले आएंगे, मां पूजा करके चले आएंगे। तो ये तो हमारे लोगों का दोष है। लेकिन थोड़ा सा समाधान की अगर बात करें तो हम उसका लीगल समाधान जानना चाहेंगे, लीगल समाधान की बात करेंगे। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई विल टेक सर्टेन लीगल प्रोविजंस, उसके बाद से मैं अपने आप को कंक्लूड करूंगा। देखिए, भारतवर्ष में हिंदू नेशनलिज्म है, हिंदू राष्ट्रवाद है भारतवर्ष में, और हिंदू राष्ट्रवाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना मकसद लेकर चल रही हैं। और चूंकि वो पार्टी का मकसद है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब जब चुनाव आएगा तभी वो ध्रुवीकरण करेंगे। वो ध्रुवीकरण उन्हें तब तक करते रहना है जब तक कि अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएंगे। वो तो चुनाव एक मौका होता है जहां उसको ध्रुवीकरण करना है, ध्रुवीकरण करके उसको एनकैश कर लेना है, उसका दोहन कर लेना है और बाद में लोगों को अपनी नियत पे छोड़ देना है। तो हिंदू नेशनलिज्म अगर पार्टी लेकर के चल रही है तो वो उसका मकसद है, वो अब तक करती आई है, आगे भी करती रहेगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। या तो उसके समानांतर आप कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाएं जो उसका प्रतिरोध कर सके और वो जनता को समझा सके कि नहीं, आप जो है हिंदू है ही नहीं है तो हिंदू नेशनलिज्म की क्या बात। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगले 3-4 दशक में इस तरह की कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। क्यों? कि धर्म की अफीम इतना ज्यादा है हमारे लोगों के बीच में कि अभी वो उसके प्रभाव से हाल फिलहाल मुक्त होते नजर नहीं आ रहे। आप हिंदू धर्म की नेशनलिज्म की बात ना करें, हमने थोड़ा सा इस पर रिसर्च भी किया कि कैसे राजनीति जो है धार्मिक आधार संवैधानिक राजनीतिक संविधान के विरुद्ध है लोकतंत्र के, उसमें थोड़ा सा रिसर्च भी हमने किया। तो ये हिंदू नेशनलिज्म की बात भारत में नहीं है। अगर आप लोकतंत्र में चले जाएं तो बुद्धिस्ट नेशनलिज्म भी है, बुद्धिस्ट रिप्रेशन भी है। ये बुद्धिस्ट रिप्रेशन क्या है? मुस्लिम्स को ये प्रताड़ित करते हैं। आप म्यांमार एक देश है जहां के रोहिंग्यास मुसलमान हैं, तो वहां पर बुद्धिस्ट काइंड ऑफ नेशनलिज्म इज देयर इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो वहां पर वो उस राजनीति को लेकर के वहां के मुसलमानों को प्रताड़ित कर करके म्यांमार से भगा रहे हैं और रोहिंग्यास जो निकल के आ रहे हैं भारतवर्ष में शरण ले रहे हैं। अब ये राजनीतिक मुद्दा है, आप समाधान करो या पॉलिटिक्स करो। पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर, वो कहते हैं तुम भागो यहाँ से, कहते तुम भागो यहाँ से। पोलराइजेशन वहां कर लिया बुद्धिस्ट ने और पोलराइजेशन यहाँ कर लिया इंडिया में। हिंदू नेशनलिज्म यहाँ भगवाई, इनको भगाओ यहाँ से
और बुद्धिस्ट रिलीजन वहां है कि म्यांमार से भगाओ, वो बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम एक किताब का जिक्र करेंगे, एक किताब है कि जो धर्म है क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में है या विपक्ष में है। इसके राइटर हैं मेरा मैरोडी एंड ही वाज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सा, पोलैंड। उनकी वर्डिंग्स को थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा 2 मिनट का। उससे थोड़ी सी चीजें क्लियर हो रही हैं कि जो धार्मिक लोकतंत्र है या जो धार्मिक राष्ट्रवाद है, ये सिर्फ लोगों को ही पोलराइज करने तक नहीं रहेगा, क्योंकि धार्मिकता कुछ लोगों की होती है और जो पार्टी के नेता लोगों को पोलराइज कर रहे हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ धार्मिक सोच भी होती है, व्यक्तिगत भी कुछ धार्मिक सोच होती है जो पागलपन के हद तक जा सकती है। तो धार्मिक लोकतंत्र को पोलराइज करके लोगों के बीच में उनके दिमाग में घुस करके उनको अफीम चटा करके धर्म की सारा वोट ले आए। सारा वोट ले आके जब मुकम्मल रूप से उन्होंने सत्ता एक मजबूत बना ली, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि उस धार्मिक लोकतंत्र की आड़ में, लोगों की वोट की आड़ में अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो व्यक्तिगत अपने इंडिविजुअल जो रिलीजियस फेथ है या विश्वास है, अब उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कंधा लोगों का और नीति बुनियादी वो होगी हमारी, पागलपन होगा हमारा। तुमको हम कहेंगे मंदिर बनाएंगे, फिर हम बाद में बोलते हैं नहीं मंदिर बनाते क्या कर लोगे। अभी 40 साल तक ये मुद्दा हम रखेंगे जिंदा करके, अदरवाइज तो मुद्दा क्या बनेगा हमारे पास। भ्रष्टाचार से इतनी गर्दन तक भर देंगे जो मंदिर ट्रस्ट है कि मंदिर बनने की नौबत ही नहीं आएगी। तुमने वोट दे दिया मंदिर बनने का, फिर अब देखते हैं कब तक बनेगा मंदिर। मंदिर ही बन जाएगा तो फिर हमारा मुद्दा क्या रहेगा। उसको मैं एक बार पढ़ रहा हूं कि देयर आर पीपल whose religious beliefs are an important element of their social identity and thus influence either directly or indirectly their political options and actions. These two aspects, political options and actions. ऑप्शन क्या है और एक्शन क्या है। ऑप्शन कुछ और है, एक्शन कुछ और है। ऑप्शन जो है रिलीजियस डेमोक्रेसी है और एक्शन हमारा इंडिविजुअल जो हमारी रिलीजियस सोच है। इस तरह से तो लोकतंत्र ही ठीक है। धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जो रिलीजियस कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्रिश्चियंस धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांग के लोगों की इंटेंशंस को एक्सप्लॉइट करके आप अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिकल नीति लागू कर रहे हो। इट इज टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां पर कहा गया है these two aspects, institutional and personal. Institutional means democracy as such. Personal कि मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, पहले वोट ले लूं और स्थापित हो जाऊं, फिर देखता हूं कि मुझे क्या क्या करना है। एक एक मुर्गों के पंख नोच नोच के उन्हें इतना बर्बाद कर देना है कि हमारे ही दाने पर ये घुट घुट के मरे और उसी को समझे कि बस यही विकास है कि हमको रोज एक दाना मिल जाए और हम जिंदा रहे, बस इतनी सी बात। And these are two aspects, institutional and personal, will be taken into consideration when discussing relation between religion and democracy. तो ये चीजें निकल के सामने आएंगी। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में विरोधाभास है। रिलीजियस डेमोक्रेसी अलग है, हमारा इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हमारी इंडिविजुअल सोच धर्म के प्रति अलग है। एक बार हमने सत्ता हथिया ली तो हम वो करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, किसी देश को बर्बाद करके रख देने वाले हैं। फिर डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों की थर्राएंगी आत्मा कि डेमोक्रेसी का नाम ले कि ना ले। इसके लिए हम आपको एक केसेस देंगे, उसके बाद से हम अपनी बात को वो करेंगे, लीगल इस पर हम आएंगे। अगर हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करें, दैट्स इंपॉर्टेंट कि यू कैन नॉट मिक्स रिलीजन विद पॉलिटिक्स। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 123 विदिन ब्रैकेट 3 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। Political leaders appealing to one religious groups to the detriment of another, that is strictly prohibited. Section 123(3) कहता है कि politicians cannot seek votes on the grounds of caste, creed or religion, and the state must always be secular. There is a complete ban, but Election Commission of India is least bothered.
Mass religious appeals cannot be made for political electoral gains. इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो सेकुलर स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, कि रिलीजन के आधार पर राजनीति नहीं की जाएगी, उस पर एक बहुत लीडिंग केस आया था, 2017 में आया था, अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन, अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन, एंड अगेन देयर वाज अ केस नारायण सिंह वर्सेस सुंदरलाल पटवा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और लीडिंग जजमेंट जो था हमारा अभिराम सिंह का केस था। ये 7 जजेस की बेंच का केस था और 7 जजेस की बेंच के केस में ये देखा गया था कि हम पॉलिटिक्स को रिलीजन से मिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे। और उसमें ये बात निकल के सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के मुताबिक, सेकुलर स्ट्रक्चर के मुताबिक, सेकुलर फ्रीडम के मुताबिक आप जो है रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स करके आप वोट नहीं मांग सकते, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज करप्ट इलेक्टोरल प्रोसेस। दिस इज करप्शन, दिस इज करप्ट इलेक्टोरल प्रोसेस। धर्म के नाम पर वोट मांग लेंगे, पैसा देकर के वोट खरीद लेंगे, जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है, कानून बैन करता है, सुप्रीम कोर्ट बैन करता है। इट इज करप्ट इलेक्टोरल प्रोसेस। And for corrupt electoral process, laws goes to the extent, हमारे प्रोफेसर साहब एग्री करेंगे, हमारे अशोक कुमार जी एग्री करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन अथॉरिटी टू even cancel the registration of such political parties which are practicing religion and practicing such corrupt electoral processes. 4.3 के आई मीन रेशियो से ये जो मेजॉरिटी जजमेंट आया था, वो जजमेंट ये आया था कि रिलीजन के नाम पर आप जो है इलेक्शन प्रोसेस को करप्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने किया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि मेन इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है, उसको इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वो ऐसी करने वाली पार्टीज को जो कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स करते हैं, आई मीन बैन देयर पॉलिटिक्स, कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन, एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू आई मीन इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल आई मीन एक्टिविटीज onwards. बट दुख इस बात का है कि जो हमारे कानूनी रेमेडीज है, जो कि आप कह रहे हैं कि उपाय क्या है, उपाय तो है, कानूनन उपाय है। आप जाएंगे कहां जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाएंगे, नहीं सुनता इलेक्शन कमीशन, क्या करोगे? जी सर, जी सर। आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है, नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट, क्या करोगे? तो ये इसका एक ही तरीका है उपाय कि आप अपने लोगों को अवेयर कराएं, जागरूक कराएं, उनके बीच में जाकर के उन्हें बताएं कि धर्म के नाम पर वोट की राजनीति खत्म होनी चाहिए, संविधान के रूप से पूरी तरह असंवैधानिक है। और जब लोगों को ये बात समझ में आएगी और जब उन्हें पता चलेगा कि हमें धर्म की चाशनी में करके हमारा वोट जो है खरीद लिया जा रहा है या उसका मिसयूज हो रहा है, जब उनके अंदर ये ताकत आएगी तो जाकर के ही बात बनेगी। अदरवाइज तो इस तरह से वेबिनार्स, सेमिनार्स और इस तरह के डिस्कशंस, कन्वर्सेशंस चलते रहेंगे। अगले 74 सालों में अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे अगले 74 सालों में कुछ चमत्कार हो जाएगा, इसकी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। अब हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क है कि विश्व का इतिहास अगर आप देखें तो रिलीजियस रिवोल्यूशन से भरा पड़ा है। आप क्रिश्चियनिटी की तरफ जाइए, यूरोप की तरफ जाइए, मार्टिन की बात कीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कीजिए, तो क्रांति तो आएगी जिस दिन हमारे भारतवर्ष की जनता को ये समझ में आ जाएगा कि ये अफीम थोड़ा सर में बैठ करके इतना बैठ गई है कि आदमी पगला ही गया है। अब सिर्फ वोट देने की बात नहीं रही है, धर्म के नाम पर पागल हो गया है। तो उस दिन ये भांडा फूटेगा, घड़े भरने का हमें इंतजार करना चाहिए। जब एक किसी भी चीज का जो पराकाष्ठा हो जाती है ना, तो फिर क्रांति की बात आती है। एक रेनेसा का पीरियड, आजादी के बाद रेनेसा का पीरियड आया था। ये जो पॉलिटिकल ध्रुवीकरण है, इसका एक अपना क्लाइमेक्स आएगा। और उस क्लाइमेक्स का साथ साथ, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, कि जब तक हम अपने लोगों को इसमें अवेयर न करते रहे, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि फर्क पड़ता है बोलने का, सेमिनार्स का, वेबिनार्स का फर्क पड़ता है। लेकिन कभी कभी थक जाता है आदमी, बोलते होते थक जाता है, फिर आदमी सोचता है कि कब फर्क पड़ेगा, हताशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। आप लोगों को भी होता होगा, गंभीरता से करते होंगे। हमारे अशोक साहब तो सोशल थिंकर भी हैं, बहुत कुछ सोशल उसमें काम करते होंगे। करते 10 साल बीत जाते होंगे और 10 साल के बाद पता चला कि 1 महीने का भी नतीजा नहीं निकलता होगा, तो बड़ी निराशा होती है।
होगी, लेकिन मेरा साधुवाद है आपको कि इसके बावजूद भी आप लगे रहते हैं, तब जाके क्रांति होती है, वो वक्त आएगा। तो ये विचारों की ही क्रांति होगी, रेनेसां की ही क्रांति होगी। जिस दिन ये धर्म के अफीम जो सर चढ़ के लोगों के बोलने लगेगा ना, तो जो अफीम खिलाते हैं उन्हीं को जब ये पकड़ पकड़ के मारेंगे, तब जाकर के ये निकल के बात सामने आएगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक एनलाइटनमेंट तो आएगा, एक एनलाइटनमेंट तो आएगा, क्योंकि विश्व का इतिहास ये कहता है, भारत के भी रेनेसां का इतिहास ये कहता है, तो वो रेनेसां आएगा।